हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली आपके लिए यूपीएससी के करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, जहाँ पे हम लोग द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी न्यूज़पेपर्स में आपके रेलेवेंट आर्टिकल्स या न्यूज़ आती हैं उसको यहाँ पे हम कवर करने का काम करते हैं। उसी सिलसिले में आज 12 जून का ये वीडियो आपके सामने है। कल आपका रात में 1 से 10 जून का कंपाइलेशन वीडियो या फिर रिवीजन वीडियो तरीके से अपलोड हो गया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही फास्टर पेस पे 10 दिन के करंट अफेयर को एक ही वीडियो में रिवाइज करने का काम किया है। उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी हमारे चैनल पे आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टोटल 8 न्यूज आज हम लोगों को कवर करनी है। ज्यादातर आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। एक जो लास्ट न्यूज है इसमें बेसिकली हमको कुछ छोटे 3-4 पॉइंट देखने हैं। बेसिकली आपका एक एडिटोरियल आया है उसके ऊपर, बाकी सारी की सारी न्यूज लगभग लगभग आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज तो आपकी इन्हीं के बारे में। मोहन मांझी बीजेपी ट्राइबल फेस पिक्ड एज उड़ीसा चीफ मिनिस्टर। तो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया भैया किसको? मोहन मांझी साहब को। अब चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वही प्रक्रिया होती है जो पीएम बनाने के लिए होती है, यानी कि जनता वोट करके अपने विधायकों को चुनती है और विधायकों का काम होता है कि आपस में बैठक करके अपने में से किसी एक को अपना लीडर और स्टेट का सीएम चूज कर लेना। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। बट मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्टी होती है, टॉप लीडरशिप पार्टी की होती है, वो किसी एक कैंडिडेट को उठा करके बोल देती है कि भैया इनको सीएम बनाना है। और फिर विधायक जो होते हैं सारे, जो चुन करके आए होते हैं, एमएलए जो चुन करके आए होते हैं, वो फॉर्मेलिटी के नाम पे ऑफिशियली उनके नाम का प्रस्ताव रख करके वोट दे देते हैं, जबकि असलियत में डिसीजन टॉप से आया होता है। कोई ये विधायक अपने आप से चूज नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये पॉसिबल भी नहीं है कि विधायक अपने में से किसी को चूज कर लें, क्योंकि भाई हर किसी की एस्पिरेशन होती है। बहुत सारे ऐसे विधायक होते हैं जो भाई 2-2, 3-3, 4-4 बार से आपके विधायक बन रहे होते हैं। तो भैया उनके मन में एक रहता है कि हम भी सीएम बन जाए, तो वो दूसरे को सपोर्ट क्यों ही करेंगे। तो ऐसी दिक्कतें कई बार आती हैं। तो खैर, ये नए चीफ मिनिस्टर बन गए। जीके के आपके लिए एक बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये संथल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। मुद्दा आपका यूपीएससी का यहाँ पे आता है। ये भैया संथल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो हम देखेंगे अब संथल ट्राइब के बारे में क्वेश्चन, और फिर हम संथल ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे भी। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दे प्राइमरली ऑक्यूपाई वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? संथल लोग जो है संथली भाषा बोलते हैं, जिनकी खुद की स्क्रिप्ट है ओल चिकी, और इसको इन्वेंट इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा क्या है? ये स्क्रिप्ट 8वें शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट 8वें शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको लगेगा 8वें शेड्यूल में स्क्रिप्ट कहाँ ही होती है, वहां तो लैंग्वेजेस होती हैं। बट यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संथली जो है वो 8वें शेड्यूल में नहीं है। 8वें शेड्यूल में जो संथली है वो दूसरी संथली है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। दे सेलिब्रेट जनतल फेस्टिवल विच इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट ईटिंग ऑफ राइस। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट, इनमें से कितने सही है ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या फिर चारों। चलिए भाई, अब संथल ट्राइब के बारे में देखिए। ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है पूरे इंडिया की। नंबर 1 पे गोंड आती है, नंबर 2 पे भील आती है, नंबर 3 पे आपकी संथल आ जाती है। संथल जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, संथा, जिसका मतलब होता है काम या फिर पीसफुल, और आला मतलब मैन। तो संथल यानी कि शांत आदमी, पीसफुल मैन। ठीक है, पास्ट में जो है ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। धीरे धीरे ये छोटा नागपुर प्लेटू में सेटल होने लग गए, और फिर जो है आपके 18th सेंचुरी के एंड में आते आते ये लोग संथल परगनाज ऑफ बिहार में आ गए। देन दे केम टू उड़ीसा। तो धीरे धीरे मतलब ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न इंडिया में ही आपके सर्कुलेट होते रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तीनों की तीनों आपके ईस्टर्न इंडिया में है। तो पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों आपका क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या है? मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? कल्टीवेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर के तौर पे काम करते हैं, माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं। क्वेरिंग भी तरीके की, माइनिंग का एक अलग फॉर्मेट होता है। अब इनका रिलीजन क्या है भैया? ऑटोनोमस ट्राइबल रिलीजन। कोई ये किसी एक पर्टिकुलर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी धर्म के अंदर में नहीं आते। इनका एक अलग ही ट्राइबल रिलीजन है। ठीक है, ये नेचर को वर्शिप करते हैं, और अपना एक तरीके से ओबिसियंस किसके प्रति रखते हैं? जाहिर, जिसको हम सेक्रेड ग्रुप्स को हम जाहिर नाम से जानते हैं संथलों में, तो उसके प्रति इनकी भैया एक तरीके से ओबिसियंस होती है। उसके प्रति ये ओबे करते हैं, अपने आप को सर झुकाते हैं वहां पे जाकर के सेक्रेड ग्रुप्स पे। ठीक है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं? ये संथली बोलते हैं। इनकी खुद की स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, जिसको इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने। संथली इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया ये तीसरा स्टेटमेंट, पहले दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया। ठीक है, तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही। तो या तो आंसर होगा ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि 3 और 4 का तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब हमको ये देखना है कि क्या जनतल फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जो फर्स्ट रीडिंग ऑफ राइस से एसोसिएटेड है, और क्या इसको संथल लोग ही मनाते हैं। सोसाइटी की बात करें भाई, तो यहाँ पे मैरिजेस, कॉमन तरीके की मैरिजेस यहाँ पे परमिटेड हैं, जैसे कि आपका नेगोशिएशन से, एलोपमेंट यानी कि चुपचाप घर से भाग जाना,
इंट्रूजन बाय सर्विस। मेन बात यहाँ पे आपको देखनी है जूनियर लाइबरेट, यानी कि जब बड़े मतलब एक तरीके से एक किसी महिला की शादी हुई किसी पुरुष के साथ और उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसके छोटे भाई से शादी करवा दी जाती है। बहुत सारी कम्युनिटीज में प्रथा चलती है कि विधवा की शादी जो है उसके देवर के साथ करवा दी जाती है, तो ये प्रथा इनके यहाँ भी है। फिर सोरोरेट मैरिज, ये भी आपका बहुत सारे वहां पे चलता है। क्या होता है कि जैसे अगर बीवी की मृत्यु हो गई है तो बीवी की बहन से पति की दोबारा शादी करवा दी जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिस्टम इनके यहाँ चलते हैं। रीमैरिज ऑफ विडोज का कॉन्सेप्ट भी है। विडोवर्स यानी कि जो पुरुष विधवा हो जाते हैं उनके भी दोबारा शादी का प्रस्ताव मतलब एक तरीके से प्रोविजन है यहाँ पे। डाइवोर्सीज को भी परमिट किया गया है सोसाइटी में। ठीक है, चलिए आर्किटेक्चर की बात करें तो इनके घर को हम क्या बोलते हैं, ओलाहा बोलते हैं। संथल हाउसेस आर कॉल्ड ओलाहा। ठीक है, एंड आर डिस्टिंक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनको हम बहुत दूर से देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये संथलों का घर है। काफी बड़े होते हैं, काफी नीट एंड क्लीन होते हैं, मल्टी कलर पेंटिंग्स होती हैं। नीचे आपकी जो जमीन होती है वो आपकी ब्लैक सॉइल से बनती है। उसके बाद जो आपका मिडिल पोर्शन होता है व्हाइट होता है और अपर जो पोर्शन होता है वो रेड होता है। तो काफी मतलब एक तरीके से कलरफुल मामला यहाँ पे रहता है। मेजर फेस्टिवल की बात करें तो ये इनके मेजर फेस्टिवल है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इरोक सिम फॉर सोइंग सीड्स, Harihamsim at the time of sprouting seedling, Iriguldisim offering small millets to deity, Jantal first eating of rice, Saharai cattle worship, Maghasim dancing and merrymaking, Banha ritual for first fruit of mahua and ceremonial hunting। तो भैया ये सारे फेस्टिवल किन किन चीज से जुड़े हुए हैं इसको आप रटने का काम करेंगे। चौथा स्टेटमेंट आपका सही है तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए भाई, एक छोटा सा पॉइंटर है जनरल नॉलेज के लिए आपकी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर लोगों के मन में मेंटेलिटी क्या होती है कि हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वन डे टाइप के एग्जाम के करंट अफेयर होते हैं ना, कि कौन कहाँ अपॉइंटमेंट हो गया, किसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, या कौन सा जो है एक तरीके से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहीं का बन गया, ये सब हमारे यहाँ पे नहीं पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक बातें नहीं पता है कि देश का पीएम कौन है, सारे स्टेट्स के सीएम कौन है, सारे स्टेट्स के गवर्नर कौन है ना, फिर आपके आर्मी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है कहीं ना कहीं ये। तो ऐसी चीजों को भी हमको एटलीस्ट कवर करते रहना चाहिए जो हो रही है। जैसे कि आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको और पढ़िए, बस इतना जान लीजिए कि उपेंद्र द्विवेदी इस समय हमारे आर्मी चीफ हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो अब अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर केन्या। केन्या को इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तंजानिया, युगांडा, सूडान, एरिट्रिया या फिर सोमालिया, या फिर नहीं और सोमालिया। अब इनमें से कोई चार कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, कौन 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 सी नहीं करती आपको बताना है। 1 2 3 4 यानी कि ये चार, फिर 2 3 4 5 यानी कि ये चार, फिर 1 3 4 5 यानी कि ये और ये तीन, उसके बाद 1 3 4 5 यानी कि ये और ये तीन, वही है। अच्छा, तो 1 2 3 5 यानी कि फोर छोड़ के बाकी सारी। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री केन्या को बॉर्डर करती हैं। अब हम केन्या का बॉर्डर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया है जहाँ पे जो इंडियन क्रोज हैं, है ना, उनको एक ना कहीं गवर्नमेंट एक्शन प्लान बना रही है उनको एलिमिनेट करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2024। तो क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में और हो सकता है यूपीएससी में भी आ जाए कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंडियन क्रोज को एलिमिनेट करने की पूरी पूरी प्लानिंग कर ली है। तो आपको बताना है कि केनियन गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है आपका। ठीक है, क्योंकि भैया ये जो इंडियन क्रोज है ये वहां पे इन्वेजिव स्पीशीज माने जाते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि जो नेचुरली उस इलाके को बिलोंग नहीं करते हैं और वहां जाकर के कहीं ना कहीं उनके इकोसिस्टम को खराब करते हैं, उनके जो खुद के जीव जंतु वहां पे रह रहे हैं, जो खुद के फ्लोरा एंड फौना है, उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इस वजह से जो है इनको इन्वेजिव स्पीशीज कहा जाता है। तो जो भैया आपके इंडियन क्रोज हैं, भारत के कौवे हैं, उनको वहां पे क्या माना जाता है, इन्वेजिव स्पीशीज माना जाता है। बात समझ में आ गई, ये लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, न्यूसेंस कॉज कर रहे हैं पब्लिक को। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेजिव स्पीशीज इशू, भाई जाहिर सी बात है, द इंडियन हाउस क्रो इज डिस्क्राइब्ड एज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी फ्रॉम इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया इंट्रोड्यूस टू ईस्ट अफ्रीका बाय शिपिंग एक्टिविटीज। तो कई बार होता है कि शिप के जरिए कोई सामान पहुंच रहा है तो उस पर क्रो भी बैठ के पहुंच जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच करके अपना ब्रीडिंग ब्रीडिंग करके अपनी आबादी बढ़ा ले रहे हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा भाई, वहीं की जो लोकल बर्ड्स हैं उनके ऊपर प्रे करते हैं जो एंडेंजर्ड है ऑलरेडी, उनके नेस्ट को आपकी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके एग्स को खा जाते हैं, चिक्स को खा जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो इंडिजिनियस बर्ड पॉपुलेशन है उसको ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक 20 साल पहले भी केन्या ने यही स्टेप लिया था कि भैया हम कुछ ना कुछ करके इनकी आबादी को रिड्यूस करें, तब कहीं ना कहीं काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुआ था, फिर से उसी चीज को रेप्लिकेट किया जा रहा है। ठीक है, an action plan to combat the crow menace includes mechanical and targeted methods of culling the birds and use of licensed poison
फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अब इनको भैया मारा जाएगा, इनको जहर दिया जाएगा, ये सारी बातें हैं वहाँ पे। इंडियन हाउस क्रोस की बात अगर हम करें तो इनको इंडियन हाउस क्रो, इंडियन क्रो, ग्रे नेक्ड क्रो, सिलोन क्रो, कोलंबो क्रो के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये इंडिया और श्रीलंका दोनों ही जगहों पे कॉमन है। फैमिली कौन सी भैया? कॉर्विडाई फैमिली है, आईयूसीएन में लीस्ट कंसर्न है, तभी तो ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे हैं, लीस्ट कंसर्न है क्योंकि, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में है, यानी हमारे देश में इनको मारा नहीं जा सकता है। अब ये केन्या की बात हो रही है, तो केन्या का भी एक बार मैप देख लीजिए। बेसिकली इधर आपका ये रहा इंडियन ओशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये रहा सोमालिया, ये रहा इथोपिया, ये रहा आपका साउथ सुडान, ये रहा युगांडा, ये रहा तंजानिया, ये रहा आपका लेक विक्टोरिया, और ये रहा आपका लेक रुडोल्फ या फिर लेक तुर्काना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैपिटल आप इसकी देख लीजिए नायरोबी, नायरोबी में ही आपका किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नायरोबी में है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप पहले अगर क्वेश्चन पे आए अपने, आपने देख लिया सोमालिया है, इथोपिया है, साउथ सुडान है, युगांडा है, तंजानिया है, ठीक है। तो सुडान की जगह साउथ सुडान आप यहाँ पे कर लीजिए। तो एरिट्रिया आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया, यानी कि 1 2 3 और 5 आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, अब इसको पढ़ लेते हैं। केन्या आपका ईस्ट अफ्रीका में, आपको दिख ही रहा होगा, इंडियन ओशन से एकदम सटा हुआ देश है ये। मोम्बासा आपका एक पोर्ट सिटी भी है यहाँ पे। its terrain rises from a low coastal plain on the Indian Ocean to mountainous and plateaus at its center. केन्या शेयर्स बॉर्डर वगैरह वगैरह हमने देख लिया अभी यहाँ पे आपका। केन्या इज लोकेटेड बिटवीन इंडियन ओशन एंड लेक विक्टोरिया, दिख ही रहा है आपको, ये रहा लेक विक्टोरिया, ये रहा इंडियन ओशन, इन्हीं के बीच में आपका केन्या पड़ता है, ठीक है। फिर लेक तुर्काना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। लेक तुर्काना जो ये है ना, ये डेजर्ट्स में जितने लेक हैं उनमें से सबसे बड़ा लेक है लेक तुर्काना, ठीक है। ये ओमो तुर्काना बेसिन का पार्ट है, और ये जो है आपका 4 देशों में स्ट्रेच होता है बेसिकली, ठीक है। 4 देशों में आपका ये स्ट्रेच होता है, कौन कौन से? आपके इथोपिया, केन्या, साउथ सुडान एंड युगांडा। कौन सा आपका? ओमो तुर्काना बेसिन जो आपका 4 देशों में एक्सटेंड होता है। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में, इतनी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई अगली न्यूज है। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्टर है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ेस आज के न्यूज़पेपर में, आज की मैगजीन्स में नहीं थी, या अदर न्यूज़पेपर्स में, तो थोड़ा सा शॉर्टर वीडियो है रोज की तुलना में। बट कोई नहीं, कभी हो सकता है 1 घंटे का वीडियो भी आ जाए, कभी हो सकता है आधे घंटे में काम बन जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम जेल। अब भैया आपको पता है कि अभी 2-3 एमपी जो है ऐसा जेल से, जिनको मतलब एक तरीके से ये जेल में रह रहे हैं, उनको इलेक्ट कर लिया गया, तो भैया अब उनके साथ क्या आगे उनके पास राइट्स हैं, तो उनके राइट को लेकर के कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। दे कैन बी अलाउड टेम्परेरी बेल फ्रॉम द जेल फॉर टेकिंग पार्ट इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी। आपको पता है एमपीज के इलेक्ट होने के बाद उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको टेम्परेरी बेल जेल से मिल सकती है। फिर अगला क्या है? दे मस्ट बी अलाउड टेम्परेरी बेल फ्रॉम जेल फॉर वोटिंग ऑन एनुअल बजट। इनके जेल में रहते हुए जब एनुअल बजट पेश होगा तो इनको बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है? पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद, ये लोग भैया आपके इलेक्ट हो गए हैं, ये इनकी भाई जीत हो गई है। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शंस द विक्ट्री ऑफ 2 कैंडिडेट्स सर्विंग प्रिजन सेंटेंसेस ऑन टेरर चार्जेस हैज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट देयर एबिलिटी टू टेक ओथ एंड फंक्शन इन द लेजिस्लेचर। अब भैया सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, वो ये कहता है कि भैया कोई भी एमपी अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए इम्प्रिजन्ड हो गया है, जेल हो गई है, कन्विक्ट हो गया है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है और वो एक तरीके से आपका ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें अगर हम, डिस्पाइट बीइंग इन प्रिजन जेल्ड लीडर्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू टेक ओथ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 साल के ऊपर की सजा हो गई है तो अलग की बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ जेल में है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में अभी तक सजा हुई नहीं, कन्विक्ट हुए नहीं है, तब उनके ऊपर कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं है। तो भैया ये लोग के पास राइट है कि पार्लियामेंट में जाकर के ओथ ले सकते हैं, इनको टेम्परेरी बेल मिल सकती है, ठीक है। फिर अगर एमपीज को इलेक्ट कर लिया जाए, आपका अरेस्ट कर लिया जाए, जेल्ड लीडर्स कैन टेक ओथ एज एमपीज बट दे मस्ट सीक परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज टू बी escorted टू द पार्लियामेंट फॉर द सेरेमनी। अब जाहिर सी बात है, बिना जेलर की परमिशन के तो आपको कुछ करने का अधिकार है नहीं। इनएबिलिटी टू अटेंड प्रोसीडिंग्स, उसके वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद भैया इनको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है राइटिंग में कि देखिए स्पीकर महोदय, हम क्योंकि जेल में सजा काट रहे हैं तो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए हम आ पाए हैं, इसके बाद जो भी आपके यहाँ पे कार्रवाई वगैरह होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इनको जो है परमिशन स्पीकर ग्रांट कर देता है, फिर इसके बाद किसी प्रोसीडिंग में जनरली नहीं आते हैं जब तक कि बेल पे बाहर ना हो। स्पीकर का रेफरल, द स्पीकर, अब ये स्पीकर अकेले ऐसे नहीं अलाउ कर देगा, स्पीकर ये मुद्दा जब ये एप्लीकेशन लेकर के देंगे तो स्पीकर ये मुद्दा किसके पास लेकर के जाएगा? हाउस कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। एक हाउस कमेटी बनती है एब्सेंस ऑफ मेंबर्स के ऊपर, उनके सामने मुद्दा रखा जाएगा,
विच विल मेक अ रिकमेंडेशन ऑन देयर एब्सेंस। अगर वो चाहेंगे तो ये अलाउ कर देंगे, नहीं तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं ये लोग बेसिकली, है ना। तो ये आपका मुद्दा है। कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद अगर 2 साल की सजा किसी को हो गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से भी, और अगर वो एमपी है ऑलरेडी इलेक्टेड तो उसको तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो एनुअल बजट पे वोटिंग के लिए बेल का कोई प्रावधान नहीं है। कैन बी अलाउड अगर वो लिखता तो एक बार को मान भी लेते, क्योंकि हो सकता है कि भैया बजट में कोई पार्टिसिपेट करना चाहे कोई एमपी और वो बेल के लिए अप्लाई करे और कोर्ट इस बेसिस पे उसको बेल दे भी दे, तो ये होने को हो सकता है, बट मस्ट बी अलाउड कि देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज किसके बारे में? अगली न्यूज है आपकी फोर हॉर्न्ड एंटेलोप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपका नाम है फोर हॉर्न एंटेलोप, बट स्टेटमेंट 3 है। इट इज एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन द स्पीशीज ग्रो हॉर्न्स, यानी कि इनके दोनों के सींग होते हैं, महिलाओं के और पुरुषों के। महिला पुरुष मतलब इस जानवर में। दे आर नॉक्टर्नल, यानी कि ये रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में आपके इनएक्टिव रहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ओनली स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 2, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, ये चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अब ये भैया आपके न्यूज में इनके ऊपर आपका आर्टिकल वगैरह आया हुआ है। द फोर हॉर्न एंटेलोप ऑल्सो कॉल्ड एज चौसिंघा। भाई 4 सिंह ना, फोटो देखिए, एक ये बड़े बड़े हैं और ये 2 छोटे छोटे इधर हैं। ठीक है, ये आपके स्मॉलेस्ट एंटेलोप है जो एशिया में पाए जाते हैं। एंडेमिक है ये इंडिया और नेपाल के। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, श्रीलंका को एंडेमिक बताया जा रहा था, ये इंडिया और श्रीलंका, तो ऐसा नहीं है, इंडिया और श्रीलंका नहीं, इंडिया और नेपाल के लिए ये एंडेमिक है। इन इंडिया दे रेंज फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज in the north to the Deccan Plateau in the south. They mostly occur in open, dry, deciduous forest and hilly terrain. They inhabit areas with significant cover from grass or heavy undergrowth and close to water bodies. भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्यादा घास फास होती है वहां पे और वाटर बॉडीज के पास ये लोग रहते हैं। अब इनके 4 हॉर्न होते हैं, तभी इनका नाम चौसिंघा है। which distinguishes them from most other bovids. They have 2 horns, only male in the which have 2 horns, मतलब बाकियों में 2 हॉर्न्स होते हैं, इनमें 4 हॉर्न्स होते हैं। लेकिन खाली मेल्स जो होते हैं उनमें ये हॉर्न्स ग्रो होते हैं, महिलाओं में, फीमेल्स में हॉर्न ग्रो नहीं होते हैं। वन पेयर ऑफ हॉर्न्स इज लोकेटेड बिटवीन द ईयर्स एंड द अदर ऑन द फोरहेड। तो ये आपका फोरहेड वाला हो गया और ये आपका ईयर के बगल में होगा। तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, मेल्स के होते हैं बट फीमेल्स के नहीं होते हैं हॉर्न्स, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब या तो आपका ये सही है, ओनली अच्छा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, या फिर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखते हैं तीसरा। दे आर यूजुअली डायरोनल, यानी कि भैया ये दिन में ही एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल भी नहीं है ये, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, है ना, तीनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। दे आर नॉक्टर्नल भी गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, दे आर यूजुअली डायरोनल हो गया। और ये सॉलिटरी बाय नेचर होते हैं, यानी कि ज्यादातर ये अकेला रहना पसंद करते हैं। हाउएवर दे कैन बी स्पॉटेड इन लूज ग्रुप्स ऑफ 3 to 4। ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, बट कई बार 3-4 के ग्रुप में भी गुटबाजी करते हुए मिल जाते हैं हमको। अब ये हमको दिखे कहाँ पे है, क्यों ये न्यूज में आए हैं? क्योंकि भैया ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हमको देखने को मिले हैं। तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में आप देख लीजिए, ये आपका सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहां पे पाया, मतलब वहां पे है ये आपका। ठीक है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में फैला हुआ है ये। 2339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सेवंथ टाइगर रिजर्व, सॉरी, एमपी का, है ना, एमपी का 7th टाइगर रिजर्व। बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोगों ने परसों की क्लास में शायद, या कल की क्लास में, पता नहीं, हम लोगों ने टाइगर रिजर्व सारे किए हैं। तो अगर आपने उसको याद कर लिया होगा अब तक, तो आपको पता होगा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका एमपी में है। इट विल encompass एरिया विद इन द नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भैया नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी कहाँ पे है, ये आप ध्यान रख लीजिए, एमपी में है। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये भी एमपी में, इसका एरिया भी कहीं ना कहीं इसके अंडर में आता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द रिजर्व फॉल अंडर द नर्मदा एंड यमुना रिवर बेसिन। तो नर्मदा और यमुना दोनों ही आपकी एमपी में बहती हैं, उनका बेसिन एमपी में है आपका, है ना, दोनों का बेसिन आपका एमपी में, नर्मदा और यमुना का। तो उनके बेसिन में इस टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया इन दोनों रिवर्स के बेसिन में भी पड़ता है। ठीक है, द सिंगोड़गढ़ फोर्ट, इसकी फोटो आपको दिख रही है, सिंगोरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड विद इन द रिजर्व। तो ये आपका सिंगोरगढ़ फोर्ट है। वेजिटेशन कैसी है भैया? ड्राई डेसिडियस टाइप की है। कैसी? ड्राई डेसिडियस टाइप की। फ्लोरा क्या है भैया आपके यहाँ पे? टीक, साजा, धावरा, बेर, आंवला। फौना में टाइगर, लेपर्ड, वोल्फ, जैकॉल। रीडिंग आप कर लेंगे, ये सारे आपके यहाँ पे जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगली न्यूज क्या है आपकी? छोटी सी न्यूज है। भीमा, कोयना, कुंडली, डिंडी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यूपीएससी की आदत है ऐसे अजीबोगरीब ट्रिब्यूटरीज का नाम दे देने की और पूछ लेने की कि बताइए भैया ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, कावेरी की, कृष्णा की, या फिर पेरियार की। फिर से आप नाम देख लीजिए, भीमा, कोयना, कुंडली और डिंडी।
आइए देखते हैं अभी हुआ क्या। बेसिकली एक ट्रैक्टर पलट गया था आपका घटप्रभा रिवर में, तो वहां से 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, जिस वजह से चीज आपकी न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो यह घटप्रभा रिवर अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की है, और कर्नाटका में फ्लो करती है। ये आपको मैप में दिख भी रहा होगा, घटप्रभा ये रही। ठीक है, ये आपकी जो आपके ग्रीन से यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर गोद दिया थोड़ा सा, वो आपकी घटप्रभा रिवर है। कहाँ पे बहती है, आपकी कर्नाटका में बहती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, एलिवेशन 884 का। फिर ये फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, 283 किलोमीटर की लेंथ है, और फिर ये जा करके देखिए आपकी कृष्णा में मिल जाती है 283 किलोमीटर फ्लो होने के बाद। ठीक है, ये आपका 53 मीटर का गोकक फॉल्स भी बनाती है। कहाँ पे, बेलगांव, आपका बेलागावी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है वहां का। डिबाउचेस मतलब एक छोटे एरिया से बड़े एरिया में आकर के गिर जाना, तो 53 मीटर का गोकक फॉल। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है, गोकक फॉल किस रिवर पे है, घटप्रभा पे है। क्वेश्चन अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो जी से गोकक, जी से घटप्रभा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिवर बेसनिंग का कितना है, ये 8,829 स्क्वायर किलोमीटर का है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में स्ट्रेच होता है। हिरण्यकेशी रिवर और मार्कंडेय रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। क्या, हिरण्यकेशी रिवर और मार्कंडेय रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, घटप्रभा की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर की क्योंकि ट्रिब्यूटरी घटप्रभा है, तो हम कृष्णा रिवर के बारे में भी देखेंगे। ये भैया साउथ सेंट्रल इंडिया की एक रिवर है, महाराष्ट्र में शुरू होती है वेस्टर्न घाट से, और जा कहाँ से, महाबलेश्वर से। ये देखिए आपका, ये आपका उद्गम है यहाँ पे इसका, कृष्णा का, महाबलेश्वर से वेस्टर्न घाट में। फिर भैया ये फ्लो करती है ईस्ट की तरफ जाती है। कृष्णा फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में आफ्टर गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र। तो ये 4 सबसे बड़ी रिवर कौन सी, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आपकी आती है कृष्णा रिवर। अब देखिए पूरा वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है। 1300 किलोमीटर की लेंथ है, क्योंकि छोटी मोटी रिवर नहीं है ये कहाँ कहाँ से पास होती है, महाराष्ट्र से तो होती है, मैप में आपको दिख ही रहा है। कर्नाटका से होती है, तेलंगाना से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है। फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, हमसाला डीवी पे। हमसाला डीवी के पास आंध्र प्रदेश में जाकर के ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। हमसाला डीवी इस जगह पे कहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर का भैया इनका क्या है, बेसिन एरिया है, जो पूरे कंट्री का 8% जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। पूरे कंट्री का जो भी जोग्राफिकल एरिया, उसका 8% किसके पास है, कृष्णा के पास है। तुंगभद्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इज द तुंगभद्रा रिवर। ये जो तुंगभद्रा रिवर है ना, आप देख रहे हो बहुत बड़ी सी रिवर है ये, है ना। ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। इट इज फाउंड बाय तुंग रिवर एंड भद्रा रिवर। तुंगभद्रा अपने आप में, ये देखिए यहाँ से भद्रा आ रही है, यहाँ से तुंग आ रही है, तो तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा बनाती है, और तुंगभद्रा जाकर के किसमें मिलती है, कृष्णा में मिलती है। ठीक है, तुंगभद्रा के अलावा आपकी और कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज है, कोयना, भीमा, कुंडली, मलप्रभा, घटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी, दूधगंगा। ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी किसकी हैं दोस्तों, ये आपकी कृष्णा की हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब। ठीक है, आप फिर से नाम देख लीजिए, आपका कोयना, भीमा, कुंडली, मलप्रभा, घटप्रभा, येरला, वरना, डंडी, मूसी, दूधगंगा। और इधर घटप्रभा की आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी, हिरण्यकेशी और मार्कंडे। ठीक है, चलिए अब आपकी अगली न्यूज है, छोटी सी न्यूज है आपकी ये, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अभी अभी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नई कैबिनेट भी बन गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, है ना, वापस से वही सारे पोर्टफोलियोज, एस जयशंकर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स, निर्मला सीतारमण आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आपके जेपी नड्डा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ये सब आपको याद कर लेना है बेसिकली, है ना, जनरल नॉलेज के लिए। तो भैया ये वापस से कैबिनेट की मीटिंग जब हुई है, तो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना हम चला रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हम चला रहे हैं अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में, तो इसके तहत अभी 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे और दिए जाएंगे लोगों को, 3 करोड़ घर। ठीक है, तो ये एक नया लेटेस्ट डिसीजन है प्रधानमंत्री की कैबिनेट का। तो भैया ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से न्यूज में आ गई है। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, इनिशिएटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट अक्रॉस द कंट्री। जो गरीब या फिर मॉडरेट इनकम के साथ इस देश में, दुनिया में लोग रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्राइस पे घर देना, ये इनका काम है। ठीक है, ये आपका अर्बन एरियाज में अर्बन पुअर के लिए, ग्रामीण जो आपका रूरल एरियाज में रूरल पुअर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अर्बन में अगर हम बात करें तो बेनिफिशियरीज कौन कौन है यहाँ पे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, या फिर जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं। यूपीएससी कैसे फंसाएगा, कहेगा सिर्फ और सिर्फ आपके लो मिडिल इनकम वालों को, या फिर लो इनकम वालों को जो एक तरीके से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलेगा शहरी एरियाज में, बट ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा और आपका मिडिल इनकम ग्रुप को भी मिलेगा। अब इस सब्सिडी जो है 3-4 तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। पहला क्या होता है कि भैया आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, ठीक है, और आपने जो होम लोन लिया उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो,
उस पर सरकार सब्सिडी दे देगी, यानी कि वहां पे आपका थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा। एक ये तरीका होता है घर बनवाने में मदद करने का। दूसरा क्या है, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम एरिया से बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी डाल करके रह रहे थे, तो उसी एरिया में जाकर के उसी जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बना करके उनको एलोकेट कर देना, है ना। तो इन सिटू यानी कि उसी जगह पे जहाँ पे लोग रह रहे थे वहीं पे उनको रीडेवलप करा के बसा देना, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके पार्टनरशिप प्रमोट करके अफोर्डेबल हाउस बना करके उसको जनता को दे देना, एक ये तरीका होता है। एक होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ये होगा कि भैया आप अपना घर बनाना शुरू करिए, हम आपको कुछ उसमें योगदान कर देंगे और आप अपने हिसाब से उसमें कुछ चीजें जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, है ना। तो ये चार तरीके से अर्बन एरियाज में सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। ग्रामीण एरिया की बात करें, इसका मकसद क्या है, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिलेपिडेटेड हाउसेस, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है भैया, वो लोग जिनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। फीचर्स इसके भैया क्या क्या है, अगर कोई प्लेन एरिया में रह रहा है, यानी कि जो यूपी बिहार टाइप के एरिया है, वहां पे 1.2 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उसके बाद आप ऊपर का पैसा लगा करके अपने लिए घर बनाइए। 1.3 लाख कहाँ दी जाएंगे, हिली एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, या फिर जहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान चल रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात अगर की जाए, हाउसेज आर टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय बेनिफिशियरीज विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन बेनिफिशियरी खुद ही करवाएगा, खुद ही करेगा, गवर्नमेंट खाली टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम यहाँ पे करेगी। कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, यानी कि भाई आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन में एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए 15,000 रुपए दी जाने की बात होती थी, ठीक है। उसके बाद मनरेगा में लोगों को 100 दिन का जरूरी काम दिया जाता है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि स्कीम कन्वर्ट कर दें। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के लिए हमने आपको 1.2 लाख रुपए भी दे दिया कि आप जाइए अपना घर बनाइए। अच्छा, आप घर बनवा रहे हो तो मनरेगा के तहत मजदूरों से ही बनवाइए, बाहर से लेबर लेके आने की बजाय जो आपके गांव में मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं से आप काम कराइए, तो आपका मनरेगा भी वहां से फुलफिल हो जाएगा। अब सोचिए गवर्नमेंट का कितना पैसा बच रहा है यहाँ पे, है ना, कहीं ना कहीं। ये भी आपको देखने की बात है कितना एफर्ट का डुप्लीकेशन बच रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन में भैया शौचालय बनाने के लिए हमने पैसा दिया, तो वो भी आप घर बनवाते टाइम ही आप वो शौचालय भी अपने घर के अंदर बनवा लीजिए, उसका भी पैसा ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं होलिस्टिक तरीके से ये स्कीम ग्रामीण एरियाओं में चल रही है और 3 करोड़ घर और बनने वाले हैं। ये छोटी सी न्यूज थी, ठीक है। आखिरी न्यूज जो आपकी है वो मेंस स्पेसिफिक है बेसिकली, और बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज भी नहीं है। अभी क्या हुआ है, कुछ जो है फिल्म वगैरह को बैन वैन लगा दिया गया। आपको पता है कि हमारे देश में अक्सर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी कोई हिंदू धर्मों को आहत करने वाली पिक्चर आ जाती है, कभी कहीं मुसलमान के धर्मों को आहत करने वाली पिक्चर आ जाती है, कई बार गवर्नमेंट को आहत करने वाली पिक्चरें आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर बैन लगा देती है कि भैया ये पिक्चर हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी। कई बार बुक पे बैन लगा दिया जाता है, कई बार इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के सेंसरशिप जो है वो लोगों के साथ की जाती है, जिस वजह से एडिटोरियल आया है छोटा सा। अब इसके ऊपर अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर ये जो बुक्स पे बैन लगाना, आपका पिक्चर्स पे बैन लगाना, मूवीज पे बैन लगाना, इन सब पे एडवर्टीजमेंट्स को बैन कर देना, है ना, इन सब के ऊपर ये जो बैन लगता है इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, तो आपके दिमाग में कुछ 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए, वही बताने के लिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अब देखिए मैं चाहूँ तो इसको 2-3 स्लाइड, 4-5 स्लाइड में 15-20 मिनट तक आपको बताता रहूं, लेकिन वो आपके किसी काम का है नहीं। अल्टीमेटली मेंस में लिख के आपको पॉइंट वाइज आंसर ही आना है, 120 वर्ड से ऊपर जाना नहीं है। और ये 50-60 वर्ड तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, है ना। 50-60 में तो 30-40 वर्ड तो लिखे हुए हैं, इसी को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे 120 वर्ड इसी में हो जाएंगे, तो आपके लिए जगह कहाँ बची। एक्स्ट्रा फीडिंग आपके दिमाग में कर दी जाए, फिर वो मेंस में काम ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे प्रोस क्या है भैया, सेंसरशिप अगर जब हम कर देते तो डिसहार्मनी को प्रिवेंट करता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए कोई ऐसी पिक्चर बनी है, कोई ऐसी मूवी बनी है, या फिर कोई ऐसी बुक लिखी गई है, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में, या फिर दो समुदाय के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो एरियाज के बीच में, दो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, या दो से ज्यादा के बीच में डिसहार्मनी पैदा करने वाला है, उसको अगर हम बैन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, समाज में डिसहार्मनी नहीं आने पाती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू बुक लिखे और उसमें लिख दे मुसलमानों के बारे में खूब बुराइयां लिख दे बिल्कुल, और वो बुक को पब्लिश कर दे, तो क्या होगा, उसको जब मुसलमान लोग पढ़ेंगे तो उनके मन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा होगी कहीं ना कहीं, कि सारे हिंदू ऐसे ही होते हैं। जबकि लिखी किसी एक ने, तो उसकी लिखी हुई बुक को अगर हम बैन करके डिसहार्मनी होने से बचा ले रहे हैं तो ये बर्थ होता है, ठीक है। अगला क्या, प्रिजर्व द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। भैया आपको पता है कि जब ऐसा कुछ डिसहार्मनी फैलेगी, एक दूसरे से आपकी नाराजगी होगी, तो कहीं ना कहीं दंगा फसाद वगैरह होने के चांसेस हैं, आतंकवादी हमला होने के। जैसे आपको पता है कि जो वो नूपुर शर्मा वाला बयान था, है ना, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के दिया था, उसके बाद क्या हुआ था वहां पे उदयपुर वगैरह में, पता नहीं उदयपुर था कि कौन सा एरिया था राजस्थान का, जहाँ पे एक वो टेलर के हिंदू टेलर के दो मुस्लिम तय करके गला काट दिया था, क्योंकि वो नूपुर शर्मा के फेवर में उसने अपना स्टेटस लगाया था। तो आप सोचिए कि ऐसी चीजें हो जाती है कई बार कि लोग अपने धार्मिक भावनाओं पे आहत होकर के मरने मारने पे उतर आते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है।
उसके बाद मोरालिटी, आप अगर बहुत ओवर न्यूडिटी परोस रहे हो, ऐसी चीजें परोस रहे हो जो मॉडेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं समाज हमारा इस समय जिस स्तर पे है उससे आप आगे की चीज परोस रहे हो या पीछे की चीज परोस रहे हो, जो समाज में एक तरीके से मॉरलिटी पैदा कर रही है। यानी कि आप कोई ऐसी किताब लिख रहे हो, कोई एक ऐसी बुक लिख रहे हो, कोई ऐसी पिक्चर बना रहे हो जो एक से ज्यादा 10-15 शादियों को एक तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा है ना, या वो डाइवोर्स को ग्लोरीफाई कर रहा है, या वो माँ बाप को घर पे अकेला छोड़ देना, घर से अलग चले जाना, इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में मोरालिटी का स्तर गिराने का काम कर रहा है। उसको बैन करते हो अगर, तो इससे कहीं ना कहीं मोरालिटी बची रहती है हमारे यहाँ पे। ठीक है। या फिर कोई झूठी बात, झूठे बिलीफ, झूठे र्यूमर्स आप लिख करके पब्लिश करवा रहे हो, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे गांधी जी के ऊपर कोई पिक्चर बनाओ, उसमें कुछ उल्टी सीधी बातों के बारे में प्रचार कर दो, या नेहरू के बारे में या सावरकर के बारे में बेसिकली, है ना। तो क्या होगा कि आप फॉल्स र्यूमर्स या फिर फॉल्स बिलीफ फैला रहे हो। इसको भी रोकने का काम कौन करता है? ये आपकी सेंसरशिप कर देती है कई बार। लेकिन अब इसके कॉन्स क्या क्या है? भैया ये तो टूल बन जाएगा मॉरल पुलिसिंग का। जब तक ये सब चीजें इनके दायरे में हो रही है, जो प्रॉन्स प्रॉन्स मैंने बताए हैं आपको, इसके दायरे में जब तक चीजें हो रही हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन जब इसके बाहर चली जाए चीजें, है ना, इसके बाहर चली जाए मतलब, यानी कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से सही गलत डिसाइड करने लगे कि अच्छा इन्होंने तो इसमें ऑरेंज कलर के कपड़े पहने तो ये हिंदुओं के अगेंस्ट में, इसको भी बैन कर दो। अच्छा इसमें उन्होंने ग्रीन कलर के एक तरीके से कपड़े पहने हैं और कपड़े बहुत ज्यादा मॉडेस्ट नहीं है, तो इसको बैन कर दो, इस्लाम के खिलाफ है। तो ये कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग है। इस हद पे अगर हम उतर आएंगे, इस हद पे, तो फिर इसका कोई अंत नहीं है, कोई रोक नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्री स्पीच की मैंडेट देता है कि भैया फ्री स्पीच अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो भैया पिक्चर बैन करके, बुक बैन करके आप फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं तरीके से हैम्पर कर रहे हो। और फिर आप अपनी ही आइडियोलॉजी, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको अपोजिट आइडियोलॉजी की कोई भी बात पसंद ना आए, आप उसके ऊपर बैन लगा दो, सेंसर कर दो। तो यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ही यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी को आप इम्प्लीकेट करने का, आगे फैलाने का प्रयास कर रहे हो। ये भी एक इसका नुकसान होता है ना। तो ये सारे इसके कॉन्स है, ये सारे इसके प्रोज है, ये आपको पता होने चाहिए। बेसिकली आपका दिमाग खुलना चाहिए इन सारी बातों को सुन करके कि हाँ भैया अगर कोई चीज बैन हो रही, कोई चीज नहीं हो रही, तो उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या है। ठीक है। पीडीएफ आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपका आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और फीडबैक देना ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जो भी हो आपका अटमोस्ट वेलकम है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।